नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिक्षमता, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, तीनों विषयों को संयुक्त रूप से हम पढ़ रहे हैं। और इसी पढ़ने के क्रम में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन। अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। शॉर्ट में बोले तो CCE। ये शॉर्ट में जो नाम है ये भी याद रखना है हमें। देखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो प्राचीन परीक्षा पद्धति है वो एक ऐसी पद्धति है जिसमें सामान्यतया मुख्य जो परीक्षा होती है वो वर्ष के अंत में होती है, या फिर हम दो भागों में भी देख लेते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक, जिसमें मुख्य परीक्षा वार्षिक ही मानी जाती है। अब ये एक परीक्षा जो है जो वर्ष के अंत में होती है, इसकी कई हानियां हैं, या कहें कि इसके कहीं हम कमियां देखते हैं। इसकी क्या क्या कमियां देखते हैं हम अभी व्यवहारिक चर्चा कर लेते हैं। ये चर्चा करने के बाद हमें टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। कमियां देखिए, पहली कमी तो ये है कि जब विद्यार्थी लास्ट में जाके एग्ज़ाम देता है तो उसके ऊपर पूरे सिलेबस का भार होता है और उसको वो एक साथ कंप्लीट करना होता है, तो उसको परीक्षा का भय लगता है और वो परीक्षा को एंजॉय नहीं कर पाता। दूसरी दिक्कत ये है इसमें कि जब विद्यार्थी वर्ष के अंत में परीक्षा देंगे तो उनको अनुभव नहीं होता है कि परीक्षा में तैयारी किस प्रकार करें, ये परीक्षाएं किस प्रकार हमें वहाँ पे बैठकर देनी होती है, तो ये भी विद्यार्थियों में भय का कारण रहता है। अगली बात देखें, जब वर्ष के अंत में परीक्षा होती है तो विद्यार्थी की कमियों का पता भी परीक्षा के बाद ही चलता है, यानी वर्ष के अंत में कमियों का पता चलता है। अर्थात हम उस कक्षा में विद्यार्थी के पढ़ने में जो कमियां रह गई उनमें संशोधन भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे संशोधन? वो तो लास्ट में हो रही है परीक्षा, पूरा सत्र ही खत्म हो गया। अगर विद्यार्थी के पढ़ने में कहीं कमी रही होगी, या कहें कि शिक्षक के पढ़ाने में भी कहीं कमी रही होगी, तो वो भी अब वर्ष के अंत में पता लगेगी। तो ये इस कारण हम देखें कि इन परीक्षाओं में जो वर्ष के अंत में होती है इससे कई असुविधाएं हैं। क्या क्या हमने चर्चा की? पहली असुविधा ये, पूरा पाठ्यक्रम आता है जब एक ही परीक्षा होती है, विद्यार्थी को पता नहीं होता परीक्षा को कैसे हमें मैनेज करना है। विद्यार्थियों की कमियों का पता नहीं लग पाता क्योंकि परीक्षा वर्ष के अंत में होती है, कमियां भी तभी पता लगेगी तो उनमें सुधार भी कैसे करेंगे। अगर यही कमियां बीच में पता लग गई होती तो सुधार हो जाता। अगली बात, परीक्षा में एक और कमी देखी गई, वो जो अपनी परंपरागत परीक्षा पद्धति है, क्या कमी देखी गई कि विद्यार्थी के केवल विषय वस्तु का ही मूल्यांकन किया जाता है, जो किताबी ज्ञान होता है उसका ही मूल्यांकन किया जाता है। आज हम सामान्य अपने विद्यालयों में जो परीक्षाएं देखते हैं उनमें कैसी परीक्षाएं होती है, अपने राजस्थान में देखते हैं अपन सामान्य विद्यालयों में वर्ष के अंत में परीक्षा होती है, उसी के आधार पर परिणाम तैयार होता है। इसके साथ साथ केवल किताबी ज्ञान की ही परीक्षा होती है, किंतु विद्यार्थी के अंदर और प्रतिभाएं भी तो हो सकती है, क्या वो उसकी उन्नति में योगदान नहीं देगी? क्या हो सकता है बालक को किताबी ज्ञान अच्छा नहीं हो पर वो किसी खेल में एक अच्छा खिलाड़ी बने आगे जाके, तो वो भी तो उसका ज्ञान है। या फिर विद्यार्थी को नृत्य बहुत अच्छा आता हो, वो भी उसका ज्ञान है। या विद्यार्थी एक अच्छा वक्ता हो, आगे जाकर बहुत अच्छा राजनेता बने, ये भी इसका ज्ञान है। या आगे जाके अच्छा साहित्यकार बने, या आगे जाकर अच्छा संगीतकार बने या कवि बने, ये सब योग्यताएं भी तो बालक में हो सकती है, किंतु इनका तो परीक्षा में मूल्यांकन होता ही नहीं है। अगर किसी में अच्छी प्रतिभा है, अच्छा राजनेता बनने की योग्यता है,
इसके आधार पर उस परीक्षा में उसको कोई अंक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि परीक्षा तो किसकी होती है? किताबी ज्ञान की होती है। तो बालक के अंदर किताबी ज्ञान के अलावा और जो प्रतिभाएं होती है, या कहें कि विद्यालय में और जो गतिविधियां होती है जिनमें बालक भाग लेते हैं, उन गतिविधियों में बालक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता। कौन सी परीक्षा पद्धति? अपनी जो परंपरागत परीक्षा पद्धति है। मैं फिर एक बार इन सभी कमियों को बता दूं। परंपरागत परीक्षा पद्धति जो वर्ष के अंत में होती है, पहली कमी पूरा पाठ्यक्रम आता है। दूसरी कमी, विद्यार्थियों में परीक्षा संबंधी भय बना रहता है, क्योंकि उनके लिए एक नई बात होती है परीक्षा देना। अगली बात यह है कि अगर विद्यार्थी में कोई कमी रह गई होगी तो उसका पता भी हमें अंत में चलता है, यानी सुधार नहीं कर पाते। या कहें कि अध्यापक के पढ़ाने में कोई कमी रह गई होगी, अध्यापक को कोई परिवर्तन करना होगा, तो वो भी वर्ष के अंत में परीक्षा होगी, तो फिर कैसे परिवर्तन करेगा? उनका तो पाठ्यक्रम ही पूरा हो गया। अगली कमी हमने चर्चा की कि केवल किताबी ज्ञान की ही परीक्षा होती है। इसके अलावा बालक में जो योग्यताएं हैं, एक अच्छा खिलाड़ी होने की, अच्छा संगीतकार होने की, अच्छा नृत्यकार होने की, या अच्छा कवि बन सकता है, वो इन योग्यताओं की परीक्षा बालक की नहीं होती। यानी किसी में इनमें से कोई एक योग्यता है तो भी उस बालक के अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो इन सभी कमियों को, इसके अलावा देखिए और भी कमियां हैं। पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं कर सकते, बालक में कोई कमी रह गई उसमें सुधार नहीं कर सकते, बालक को वो चीज़ सिखा नहीं सकते क्योंकि वर्ष ही खत्म हो गया। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए अपने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, प्रथम नई शिक्षा नीति, उसमें इसका समर्थन किया गया। किसका किया गया? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था, यानी हमारे परीक्षा पद्धति की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मूल्यांकन सतत भी होगा और व्यापक भी होगा। अभी हम अर्थ समझेंगे सतत और व्यापक कैसे होगा। यानी परंपरागत परीक्षा पद्धति को समाप्त करके एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति लागू करना जिसमें मूल्यांकन सतत भी होगा और व्यापक भी होगा। अब सतत का अर्थ अलग होगा और व्यापक का अर्थ अलग होगा, इन्हीं को समझते हैं। पहला है इस मूल्यांकन में सतत शब्द। सतत का अर्थ है लगातार। यहाँ मूल्यांकन में क्या कहा हमने? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जो सतत भी है और व्यापक भी है। सतत का अर्थ क्या है? लगातार। अर्थात लगातार का अर्थ भी क्या होगा? अर्थात वर्ष भर नियमित अंतराल के बाद मूल्यांकन करना। सतत का अर्थ क्या है? कि वर्ष भर, पूरे वर्ष नियमित अंतराल के बाद क्या करना? मूल्यांकन करना। कहने का मतलब हम जो पहले परीक्षा पद्धति में वर्ष के अंत में मूल्यांकन करते थे, उसकी जगह अब इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन वर्ष के अंत में न करके कब किया जाए? पूरे वर्ष भर किया जाए। अलग अलग समय पर वर्ष भर मूल्यांकन चलता रहे। ये किस कमी को दूर करेगा? अब देखिए, अगर लगातार मूल्यांकन होगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लगातार मूल्यांकन, वर्ष भर मूल्यांकन होगा तो फिर बालक की कमजोरियां का पता लगेगा तो उनमें सुधार भी कर सकेंगे। जैसे मान लो सत्र प्रारंभ हुआ, 3 महीने बाद मूल्यांकन हो गया, अगर बालक के सीखने में कोई कमी रही होगी तो वहीं पता लग जाएगी, तो अभी तो सुधार करने का भी मौका है। इसके अलावा शिक्षक के पढ़ाने में कोई कमी रह गई होगी, शिक्षक को वो भी पता लग जाएगी, तो अभी तो शिक्षक के पास उसे सुधारने का मौका भी है, क्योंकि अभी तो सत्र चल ही रहा है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? पाठ्यक्रम को पूरे वर्ष में 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक भाग का मूल्यांकन हो गया, फिर वो पाठ्यक्रम दूसरे भाग में नहीं आता। जैसे वर्ष को 2 भागों में बांट लिया, पहले सत्र में जो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो गया, फिर वो दूसरे सत्र में पाठ्यक्रम नहीं आता, यानी पाठ्यक्रम भी 2 भागों में बट गया। तो विद्यार्थियों का भय दूर हो गया, विद्यार्थियों का भार कम हो गया। और चूंकि विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षाएं देते रहते हैं, तो परीक्षा देना उनके व्यवहार में इस प्रकार आ जाता है कि उनमें परीक्षा का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वो तो वर्ष भर परीक्षा दे रहे हैं।
अलग अलग समय पर, तो उनमें परीक्षा का कोई भय भी नहीं रहता है। इसके अलावा विद्यार्थी की कमजोरियों को सुधारने का मौका मिल जाता है, बीच बीच में मूल्यांकन करते रहते हैं जो। इसके अलावा अध्यापक को भी अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिल जाता है। तो ये जो कुछ कमियां थी ये दूर हो जाती है सतत मूल्यांकन में। अब अगला अर्थ समझते हैं व्यापक का अर्थ। व्यापक का अर्थ क्या है? विद्यार्थी के अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि वह परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं, शरीर के परिवर्तन, जैसे लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, ये अभिवृद्धि होती है। और गुणों का विकास होना वो विकास होता है। तो अभिवृद्धि शरीर में होने वाले परिवर्तन और विकास, ये इसमें वो परिवर्तन होते हैं जो शारीरिक वृद्धि से या मापने योग्य वृद्धि से नहीं दिखते। जैसे किसी का दिमाग बढ़ना, अब वो तो हमें दिखाई नहीं देता भाई दिमाग कितना बढ़ गया, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा भाई दिमाग सेंटीमीटर में बढ़ गया, इंच में बढ़ गया, 1 किलोग्राम में बढ़ गया। दिमाग बढ़ना वो क्या होता है? विकास। तो अभिवृद्धि एवं विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, यानी इसमें अब जो मूल्यांकन करेंगे, व्यापक का अर्थ ये है कि अब केवल किताबी ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना है, अपितु किसका मूल्यांकन करना है? अभिवृद्धि और विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। यानी बालक के जितने भी पक्ष आ गए विकास के, उन सब का मूल्यांकन करना है। इसमें उसका व्यक्तित्व भी आ जाएगा, उसकी मानसिक क्षमता आ जाएगी, किसी खेल में उसकी योग्यता आ जाएगी, और भी गुण आ जाएंगे, नृत्य कौशल आ जाएगा, मान लो उसमें एक अच्छे वक्ता के गुण है, इन सारे गुणों का मूल्यांकन हो जाएगा। खेल में कितना भाग ले रहा है उसका भी मूल्यांकन हो जाएगा। कुल मिला के व्यापक का अर्थ विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन होना है। अब कौन कौन से पक्ष हमने पढ़े थे? ज्ञानात्मक, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित चीज़ें हैं, जो मानसिक विकास से संबंधित चीज़ें हैं, वो तो किस में आती है? ज्ञानात्मक पक्ष में। तर्क, चिंतन, स्मरण, ये सब चीज़ें किस में आती? ज्ञानात्मक में। हमारे विचारों या भावनाओं, हमारी जो भावनाएं होती है, जो हमारे भाव होते हैं, उनसे संबंधित विकास, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा आदि किस पक्ष में आते हैं? भावात्मक पक्ष में। चर्चा भी की थी पिछली कक्षाओं में। और हमारे हाथ पैर संचालन से संबंधित जो कार्य हैं वो किस में आ जाएंगे? क्रियात्मक पक्ष में। जैसे खेल में हमारी योग्यता, नृत्य कला में योग्यता, ये सब कार्य तो हम शरीर से करते हैं। तो ये 3 पक्ष आ जाएंगे मूल्यांकन के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना, यही क्या है? व्यापक का अर्थ है। दोबारा समझें, विद्यार्थी के अभिवृद्धि एवं विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन, यानी किताबी ज्ञान का ही मूल्यांकन नहीं होगा, सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा, जो भी उसके सब विकास से संबंधित चीजें हैं। कौन कौन से पक्ष? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मस्तिष्क से संबंधित चीजें ज्ञानात्मक पक्ष में आ जाएगी, उसका मूल्यांकन हो जाएगा। भावनाओं से संबंधित चीजें जो उसके क्रोध, प्रेम, घृणा आदि हैं, वो भावात्मक पक्ष में आ जाएंगे, इनका भी मूल्यांकन होगा। और शरीर संचालन से संबंधित, उसके शरीर संचालन से संबंधित कौशल, जैसे खेल में उसकी रुचि, इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण, इसके अलावा नृत्य कला आदि किस पक्ष में आ जाएंगे? क्रियात्मक पक्ष में। और इन सब का ही क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। किसमें? सीसीई में। अर्थात शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक। सहशैक्षिक का मतलब है ऐसी गतिविधियां जो शिक्षा के साथ साथ चलती है। अपने विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, इसके अलावा संगीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, इसके अलावा और भी गतिविधियां होती है। विभिन्न सभाओं का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इन कार्यक्रमों में बालक जो भाग लेते हैं, अपने भारतीय त्योहार हैं, तो ये सब कार्यक्रम क्या कहलाते हैं? सहशैक्षिक। तो शैक्षिक में तो आता है किताबी ज्ञान,
जो कक्षा कक्ष में दिया जा रहा है, और सहशैक्षिक में आता है जो इसके साथ साथ चलता है, जैसे खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, बाल सभाओं का आयोजन, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, वो किस में आ जाएंगे, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। यानी अब किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यालय में ये जो गतिविधियां हो रही है, इनमें बालक कितना भाग ले रहा है, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इन सब का भी क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। यही क्या है, व्यापक का अर्थ। तो ये है अपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोबारा समझें, सतत का अर्थ है लगातार, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया को वर्ष भर चलाना, न कि साल के अंत में, वर्ष भर मूल्यांकन करना। ये तो किसका अर्थ हो गया, सतत का अर्थ हो गया। और व्यापक का अर्थ क्या हो गया कि अब मूल्यांकन केवल किताबी ज्ञान का ही नहीं करेंगे, इसके अलावा बालक के विकास के जितने भी पक्ष हैं, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उनका मूल्यांकन भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, किताबी ज्ञान का मूल्यांकन तो शैक्षिक में हो जाएगा, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होगी वो क्या कहलाएगी, सहशैक्षिक, इनका भी मूल्यांकन होगा। यानी बालक खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके भी उसको अंक मिलेंगे, किसके तहत मिलेंगे, सहशैक्षिक क्षेत्र के तहत मिलेंगे। सतत एवं व्यापक, इन दो का अर्थ हो गया। अब ये जो मूल्यांकन पद्धति है CCE, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य चर्चा में लें। किस उद्देश्य से ये लागू की गई, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। अपने राजस्थान में भी लागू है, ये अपने राजस्थान में SIQE नाम से लागू है। अभी आगे चर्चा करेंगे। CCE के उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य है मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला बनाना, लचीला या सरल बनाना। कैसे बनाना, अगर वर्ष भर मूल्यांकन करेंगे तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें देंगे, कम कम विषय वस्तु ही दी जाएगी। इसके अलावा किताबी ज्ञान के अलावा दूसरा ज्ञान भी देंगे, जैसे खेल से संबंधित उसकी योग्यता है, उसके भी अगर अंक दिए जाएंगे तो उसके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी बाल के लिए। कैसे हो जाएगी कि अगर किताबी ज्ञान में कम नंबर आए तो उनको कहाँ कवर कर लेगा, वो खेल में कवर कर लेगा, ये किसी और गतिविधि में कवर कर लेगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होगी, लचीली या सरल। इसके बाद देखें, लचीली में, लचीली का अर्थ होता है जिसमें हम संशोधन कर सके, परिवर्तन कर सके बालकों के अनुसार। कैसे कर सकेंगे, जैसे पहले मूल्यांकन किया, अब उसमें जो चीज़ें थी हमने देखा कि बालक जो हैं वो इन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर हमने चर्चा की थी कि अब वर्ष के 2 सत्र बनाए, जिन चीज़ों को बालक कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक सत्र में मूल्यांकन हो गया। अब दूसरे सत्र में और सिलेबस आएगा और पिछला सिलेबस उसमें नहीं आएगा, तो उनके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया क्या हो गई, लचीली या सरल हो गई। दूसरा कारण क्या समझा, अब खेल के भी नंबर देने लग गए और गतिविधियों के भी नंबर देने लग गए, तो उनके लिए मूल्यांकन प्रक्रिया सरल हो गई। दूसरा है विद्यार्थी के परीक्षा संबंधी भय को दूर करना। कैसे होगा परीक्षा का भय दूर, क्योंकि वर्ष भर मूल्यांकन चलता रहेगा तो बालक को परीक्षा का भय नहीं रहेगा। बालक को परीक्षा का भय इसलिए रहता है क्योंकि उसके सामने वर्ष में के अंत में ही उसकी परीक्षा आती है, तो उसके लिए परीक्षा देना एक भय बन जाता है। तो यदि वर्ष भर परीक्षाएं लेते रहेंगे तो बालक के लिए ये नॉर्मल बात हो जाएगी कि ये तो हमने पहले भी दी थी, आगे भी दे लेंगे, तो भय दूर हो जाएगा। अंकों व श्रेणी की समस्या को समाप्त करना। देखिए, श्रेणी होती है ना, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस CCE में इनको समाप्त कर दिया गया है। इसमें ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेडिंग प्रणाली लागू। ग्रेडिंग प्रणाली कैसे, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे लेते हैं ना हम। हालांकि इसमें आता है A+A, B+B इस प्रकार आएंगे, और कुछ अन्य क्षेत्र सहशैक्षिक क्षेत्र है उनका भी कुछ अलग पैटर्न बनेगा, उनके हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अंक भी नहीं दिए जाते और श्रेणी भी नहीं दी जाती, यानी ना तो अंक दिए जाते बच्चों को और ना ही उनकी प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी दिखाई जाती है। डायरेक्ट क्या दिखाई जाती है, ग्रेडिंग प्रणाली दिखाई जाती है। ग्रेडिंग प्रणाली में ये लाभ है
कि जैसे मान लो 91 से 100 तक के नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं ना, वो एक ही ग्रेड में रखे जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लगभग समान उपलब्धि के बालक या समान प्रतिभाशाली बालक हैं, यदि उनके नंबरों में 1-2 नंबर का अंतर भी आ जाए ना, तब भी वो एक ही ग्रेड में रहे और वो हताश नहीं हो। जैसे 2 बालक थे, एक जैसी पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक के तो 92 आ गए, एक के 93 आ गए, पर मेहनत करने वाले तो समान ही है। तो 92 वाला सोचेगा कि यार मैंने तो बराबर मेहनत की थी, मैं तो इससे पीछे रह गया। तो बालकों की इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए क्या कर दी गई, ग्रेडिंग प्रणाली लागू कर दी गई। अब 91 से और 100 तक सारे बच्चे किस में आ जाएंगे, एक ही ग्रेड में आ जाएंगे। 10-10 नंबरों के ग्रुप बना दिए गए। आगे चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, अब सीसी में अंक भी नहीं दी जाते, श्रेणी भी नहीं बताई जाती, डायरेक्ट क्या लागू है, ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, ग्रेड दी जाती है। अगला है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक का अर्थ हमने समझा था समस्या का पता लगाना, और उपचारात्मक का अर्थ है समस्या को दूर करना। देखें, अगर वर्ष के अंत में परीक्षा लेते हैं तो बालक की समस्या तो पता लग जाती है, पर उसका समाधान थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि अब तो परीक्षा ही समाप्त हो गई। किंतु सीसी में तो वर्ष भर ही परीक्षाएं ली जाती है। जैसे मान लो कोई परीक्षा थी 3 महीने बाद ली, अब उस परीक्षा से बालक की समस्याओं का पता लगा, ये पता लगा कि बालक के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई। जैसे मान लो सत्र प्रारंभ हुआ, 2-3 महीने बाद परीक्षा हुई, परीक्षा में पता लगा कि बालक के इस टॉपिक में कमी रह गई सीखने में, तो ये काम तो क्या कहलाएगा, निदानात्मक। तो फिर अध्यापक, चूंकि अभी तो सत्र चल रहा है, अध्यापक उस कमी को आगे जाकर दूर कर देगा। कमी को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। यानी सीसीई में निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी हो जाती है, क्योंकि वर्ष भर मूल्यांकन चलता है, तो अभी तो बालक का उपचार भी किया जा सकता है। इसके बाद देखें, अध्यापकों को शिक्षण में सुधार के अवसर प्राप्त होना। जैसे कोई परीक्षा हुई 3 महीने बाद, पता लगा कि हमारे पढ़ाने में यहाँ कमी रह गई, अध्यापक को पता लगा कि किसी टॉपिक को पढ़ाने में कमी रह गई, तो अध्यापक अभी उसमें क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। अगर वर्ष भर मूल्यांकन चल रहा है तो अध्यापक उसमें सुधार कर सकता है। अगले आने वाली परीक्षाओं में उसका पता लग जाएगा कि सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो अध्यापकों को शिक्षण में सुधार के अवसर प्राप्त होना। बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास मतलब बालक का सारा विकास, सभी पक्षों का विकास। क्यों होगा सर्वांगीण विकास? सर्वांगीण विकास का मतलब है बालक का संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारा ही विकास हो जाएगा। क्यों हो रहा है इसमें सारा विकास? क्योंकि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, व्यापक मूल्यांकन की। और व्यापक में तो उसके विकास के सभी पक्ष आ जाते हैं। क्या कहा, सभी पक्षों का मूल्यांकन, यानी उसके सभी पक्षों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे बालक का क्या हो जाता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है। और अगला है नियमित अंतराल पर बच्चों की प्रगति जानने हेतु उपयोगी। यानी हम वर्ष भर परीक्षाएं ले रहे हैं तो समय समय पर नियमित अंतराल पर हमें बालकों की प्रगति भी पता चलती रहती है कि बालक कितने सीखे, कितने नहीं सीखे। तो नियमित अंतराल यानी वर्ष भर मूल्यांकन करेंगे तो नियमित अंतराल पर बालकों की प्रगति भी हमें पता लगती रहेगी। तो ये है अपने सीसीई के उद्देश्य। तो ये अभी कंप्लीट करें, आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं कुछ विशेष बातें जो नोट के रूप में लिखेंगे। देखें, यहाँ से डायरेक्ट तथ्यात्मक प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, इनको सीसी का विचार कहाँ से आया, तो ये आया अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी NPA 1986। इसी ने क्या दिया, सीसी का विचार दिया। डायरेक्ट याद रखना है आपको। इसके बाद CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने जो CBSE के विद्यालय हैं उनमें CBSE ने वर्ष 2009 से तो कक्षा 9 में और वर्ष 2010 से कक्षा 10 में
सीसी को लागू किया। यहाँ पे वर्ष तो 2010 है, पर सत्र पूछे तो वो है 2010-11। तो देखिए सीबीएसई ने कक्षा 9 में तो कब लागू किया, सन 2009 में, और कक्षा 10 में कब लागू किया सीसी को, सन 2010 में, या सत्र कहें तो 2010-11। तो ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक ऐसा रिलेशन बन रहा है कि 2009 में कक्षा 9 और 2010 में कक्षा 10, इनमें सीसीई लागू किया। किसने? सीबीएसई ने अपने विद्यालयों में। एक याद रखें कि अपने राजस्थान में वर्ष 2015-16 से कक्षा 1 से 5 तक SIQA के तहत, यानी अब अपने राजस्थान में सीबीएसई किस रूप में लागू है, SIQA प्रोजेक्ट के तहत सीसी को लागू किया गया। तो देखिए राजस्थान में सीसी अगर पूछे किस रूप में लागू है तो डायरेक्ट याद रखें, चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि राजस्थान में सीसी किस रूप में लागू है, SIQA रूप में लागू है। और यह संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ 2015-16। हालांकि आपको केवल इतना याद रखना है कि SIQA के तहत, दो चीज़ें याद रखनी इस तीसरे पॉइंट में से मुख्यतया, एक तो SIQA के तहत अपने राजस्थान में सीसी लागू है, और SIQA की फुल फॉर्म क्या है तो देखें, एस से स्टेट इनिशिएटिव, आई से फॉर, क्यू से क्वालिटी, ई से एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये SIQA की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से डायरेक्ट तथ्यात्मक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो सीसी का विचार किसने दिया, NP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। दूसरी बात याद रखनी कि सीबीएसई ने कक्षा 9 में तो कब लागू किया सीसी कक्षा 9 में सन 2009, और कक्षा 10 में सन 2010। और सीसी को अपने राजस्थान में किस रूप में लागू किया गया है, SIQA, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये तो हो गई। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे, वो है CCE के प्रकार। अब देखिए CCE के कौन कौन से प्रकार हैं। हम CCE के 2 प्रकार पढ़ेंगे। पहले ओरली चर्चा कर लेते हैं क्या है। देखें CCE में पूरी परीक्षा पद्धति को 2 भागों में बांट लिया। एक भाग तो वो लिया गया जिसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य शिक्षण में सुधार करने के लिए मूल्यांकन करना है। यानी एक भाग तो वो लिया गया जिसमें मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, ताकि मूल्यांकन के द्वारा हम ये देख सकें कि बालक के किस किस क्षेत्र में कमी रह गई, कहाँ बालक को सुधार करवाने की ज़रूरत है, या अध्यापक के पढ़ाने में कहाँ कहाँ कमी रह गई, और किस प्रकार कहाँ कहाँ में कमी रहेगी, और किन किन बातों में संशोधन करना है या सुधार करना है। एक तो ऐसा प्रकार बनाया गया मूल्यांकन का, और एक ऐसा प्रकार बनाया गया जिसका उद्देश्य बालक का अंतिम मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट तैयार करना है। क्या करना है? दूसरे पार्ट में बालक का अंतिम आकलन करना है, और उस अंतिम आकलन के बाद बालक की कमजोरियों का सुधार नहीं होगा। तो देखें सीसी के ये 2 प्रकार रखे गए। पहला है रचनात्मक, या इसी को कहते हैं निर्माणात्मक, या इसी को कहते हैं प्रारंभिक आकलन, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट FA। देखिए दोस्तों पूरे सीसी की जड़ यहीं पे है, यही आपको अच्छे तरीके से समझना है, बाकी तो तथ्यात्मक चीज़ें हैं। तो रचनात्मक, निर्माणात्मक या प्रारंभिक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और शॉर्ट में क्या कहेंगे, FA। इसके बाद दूसरा है योगात्मक या संकलित आकलन, यह है समेटिव असेसमेंट या SA। इसको रचनात्मक कर रहे हैं या निर्माणात्मक कर रहे हैं क्योंकि, और प्रारंभिक की भी कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा आकलन है जो केवल बालक की कमियों का पता लगा के उसमें सुधार करने को प्रमुख उद्देश्य लेकर बनाया गया है। यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें यह करेंगे कि सीखने की कमियों को देखेंगे और उनमें सुधार कर पाएंगे। जबकि ये आकलन इसलिए बनाया गया है ताकि हम बालक की सभी उपलब्धियों को देखकर उसका रिजल्ट तैयार कर सकें या बता सकें कि बालक इतना सीख चुका है। एक और तरीका है इसको समझने का, जैसे कोई हलवाई है,
अब वो हलवाई सब्जी बना रहा है, सब्जी बनाने के दौरान वो बीच बीच में सब्जी को टेस्ट करके देख रहा है। जैसे उसने पहले मसाले तैयार किए, मसाले तैयार करने के बाद उसने उसको टेस्ट किया। क्यों किया? ताकि कोई कमी रह गई होगी तो वो उसको दूर कर देगा। फिर कुछ देर बाद उसने पानी डाला, पानी डालकर उसको कुछ देर पकने दिया। फिर उसने उसको टेस्ट किया। क्यों टेस्ट किया? ताकि अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो उसको अभी भी संशोधित कर सकता है। फिर उसने उसमें जो भी सब्जी थी वो डाल दी और उसको पकने दिया। फिर उसने एक टुकड़ा निकाला सब्जी का और चेक किया कि भाई ये पका कि नहीं पका। अभी भी क्यों टेस्ट किया? ताकि अगर कोई कमी रह गई होगी पकने में तो अभी भी उसको दूर किया जा सकता है। तो ये जो हलवाई बीच बीच में सब्जी को टेस्ट कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है ताकि कोई कमी रह गई होगी तो उस कमी को दूर किया जा सकता है। तो ऐसे आकलन को तो हम कहेंगे रचनात्मक, निर्माणात्मक या प्रारंभिक आकलन। क्यों किया जा रहा है? ताकि कोई कमी रह गई होगी तो उसको दूर किया जा सकता है। अब देखिए दूसरी बात, जब सब्जी पककर तैयार हो गई और पूरी तरह बन गई सब्जी, सब चीजें डाल दी और सब कंप्लीट हो गई और उसको उतार कर रख भी दिया। अब लास्ट में हलवाई उसका टेस्ट करके देखता है उसको, तो ये अब ऐसा टेस्ट करना है कि अगर अब कोई कमी रही होगी तो अब उसको दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब्जी तो बनकर तैयार हो गई। तो अब हलवाई जो टेस्ट कर रहा है वो इसलिए टेस्ट नहीं कर रहा कि अब कोई कमी होगी तो मैं सुधार दूंगा। अब तो वो इसलिए टेस्ट कर रहा है कि मैंने सारी प्रोसेस से जो सब्जी बनाई है, देखते हैं वो कितनी अच्छी सब्जी बनी। यानी लास्ट में वो क्या देखने के लिए टेस्ट कर रहा है? ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा है कि मैंने जो सब्जी बनाई है वो वास्तव में कितनी अच्छी सब्जी है। तो ये आकलन जो होता है वो होता है योगात्मक या संकलित आकलन। ये क्यों होता है? ये अंतिम रिजल्ट देने के लिए होता है कि अब ये चीज़ इस प्रकार बन चुकी है या इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी है। जैसे हलवाई ने लास्ट में सब्जी टेस्ट क्यों की? ये देखने के लिए कि अंतिम रूप से अब ये सब्जी कितनी अच्छी बनी। जैसी भी बनी होगी वैसा ही इसका रिजल्ट आएगा, या ये कितनी अच्छी बनी, कितना अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो यही अंतर है रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में। हलवाई ने, देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, जब बीच बीच में सब्जी को टेस्ट किया था वो तो कौन सा था? रचनात्मक मूल्यांकन। और हलवाई ने सब्जी बनने के बाद जब सब्जी को टेस्ट किया था, सब्जी का मूल्यांकन किया था, वो कौन सा था? योगात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया गया? ताकि कोई कमी रह गई होगी तो उसको दूर किया जा सकता है। बीच बीच में टेस्ट कर रहा है, कोई कमी रह गई होगी तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन कमियों को दूर करने के लिए नहीं किया गया है। योगात्मक मूल्यांकन तो उसका, उस सब्जी का अंतिम रिजल्ट बताने के लिए किया गया है कि लास्ट में अंततः यह सब्जी कितनी अच्छी बनी। जैसी भी बनी होगी अब संशोधन नहीं होगा, जैसी भी बनी होगी वही उसका रिजल्ट होगा, वही उसकी क्वालिटी होगी। ठीक यही काम बच्चों के साथ किया जाता है रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक मूल्यांकन तो इस उद्देश्य से किया जाता है कि देखें कहाँ कहाँ बच्चों के सीखने में कमी है। अभी अगर कमी रह गई होगी तो उसको दूर किया जा सकता है। ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती है, हर परीक्षा के में देखा जाता है कि बालक के सीखने में कहाँ कमी रही, और यदि कोई कमी रही होगी तो वो अभी तो दूर हो जाएगी। कौन से मूल्यांकन में? रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन में। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है जो अंतिम मूल्यांकन होता है। ये देखने के लिए किया जाता है कि अंततः बच्चा कितना सीख पाया, उसका रिजल्ट कैसा रह पाया। यानी ये अंतिम परीक्षा होती है, 3 घंटे की जो लिखित परीक्षा होती है, ये होती है योगात्मक या संकलित आकलन। अब जो यहाँ पे मूल्यांकन होगा वो किसका होगा? सभी पक्षों का होगा। जैसे यहाँ पे हलवाई मूल्यांकन कर रहा था, किसका कर रहा था? पहले तो उसने केवल मसालों का मूल्यांकन किया कि मसाले ठीक ठाक तो है ना। फिर उसने पानी का मूल्यांकन किया
कि पानी ठीक ठाक तो है ना, सब्जी में ज़्यादा कम तो नहीं है ना। फिर उसने उसके पकने का मूल्यांकन किया, फिर उसने जो सब्जी डाली थी उसके पकने का मूल्यांकन किया। यानी यहाँ तो अलग अलग चीज़ों का मूल्यांकन कर रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें ठीक ठाक तो है ना। लेकिन लास्ट में जब हलवाई ने सब्जी बनने के बाद जो मूल्यांकन किया था वो सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर लिया था। मिर्च कितनी है, नमक कितना रहा, तेल कितना रहा, पकी कितनी, पानी कितना रहा, सारा अंतिम मूल्यांकन किस में हो जाता है, योगात्मक में। तो यही हम पढ़ेंगे। देखें, बालक का मूल्यांकन दो तरीके से, एक तो रचनात्मक और एक योगात्मक। देखें, यह कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है। अरे कक्षा में जो अधिगम प्रक्रिया चल रही है ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो कक्षा कक्ष में चलती रहती है, उसका ही भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई कमी रही होगी तो इसके द्वारा सुधार कर सकते हैं। तो इसे तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग माना गया है। जबकि यह देखें, यह 3 घंटे की लिखित परीक्षा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। अपने परंपरागत परीक्षा में क्या होती है, अर्धवार्षिक और वार्षिक, लेकिन यहाँ पे ये होती है SA के रूप में। योगात्मक मूल्यांकन 2 होते हैं। कितने घंटे की? 3 घंटे की लिखित परीक्षा है जो वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। और इसमें अगर कमी रह गई तो फिर उनका सुधार नहीं होगा, जबकि इसमें कोई कमी रह गई तो वो सुधार सकते हैं। अगली बात देखिए, इसमें यह शिक्षण की जांच के लिए होती है जिससे पता चल सके कि शिक्षण योजनानुसार चल रहा है या नहीं। यानी ये किसके लिए होती है? शिक्षण में जांच के लिए होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि अपना जो शिक्षण चल रहा है वो योजना के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहाँ कहाँ कमी रह रही है, उसके लिए होती है। आगे देखें, अर्थात इससे बालक के सीखने की कमियों, एक तो किसका, बालक के सीखने की कमियों, वह शिक्षक के शिक्षण की कमियों का पता लगता है, जिससे उनमें सुधार कर पाते हैं। यानी रचनात्मक मूल्यांकन में किसका पता लगता है? एक तो बालक के सीखने की कमियों का पता लगता है कि कहाँ कहाँ सीखने में कमी रही, और एक किसका पता लगता है? अध्यापक के पढ़ाने की कमियों का भी पता लगता है, और उसमें क्या कर पाते हैं, हम सुधार कर पाते हैं। किसके द्वारा कर पाते हैं? रचनात्मक आकलन के द्वारा। इसमें देखें, इसके द्वारा सत्र के अंत में विद्यार्थी की प्रगति का संपूर्ण आकलन होता है। यानी जो सत्र होता है उसके अंत में बालक की प्रगति का क्या होता है? संपूर्ण आकलन होता है। संपूर्ण आकलन होता है तभी तो उसको क्या कहते हैं? संकलित या योगात्मक आकलन। और इसमें जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट रहेगा बालक का। अगला देखें, यह बालकों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय को दूर करता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या करता है? रचनात्मक आकलन बालकों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय को दूर करता है, क्योंकि ये बालकों के भय को दूर कर, ये तो वर्ष भर चलती रहती है, तो यहाँ पे तो बालक को सुधार भी होता है, क्योंकि वो जो 3 घंटे की लिखित परीक्षा है वो तो उसकी मुख्य परीक्षा है। तो उससे पहले उसको यहाँ परीक्षा देने का अनुभव भी हो जाता है, कैसे सुधार करना है इसका भी अनुभव हो जाता है, तो उसका परीक्षा का भय दूर हो जाता है। क्योंकि मेन परीक्षा देने से पहले वो इन परीक्षाओं को दे लेता है, तो उसका परीक्षा का भय दूर हो जाता है। और अगला देखिए, इसमें यह बालक के सभी पक्षों का आकलन करता है। देखें, यह किसके लिए बना है? बालक के सभी पक्षों के आकलन के लिए बना है। इसमें सारे पक्षों का अंतिम आकलन किया जाता है। तो यह है अपने निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन। इसके बाद देखें, हम कुछ चीज़ें और लेंगे इनमें। अभी देखते हैं, ये तो हो गई, कुछ और चीज़ें लेते हैं इनमें। तो आप पहले इनको तो कंप्लीट करें। देखें, इसके बाद ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। इसके बाद कुछ और विशेषताएं भी है। देखें, ये जो रचनात्मक आकलन होता है ये तो विद्यालय स्तर पर होता है, यानी विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा ही प्रश्न पत्र बनाया जाता है और जांच भी विद्यालय के अध्यापकों द्वारा की जाती है। जबकि निर्माणात्मक आकलन जो योगात्मक जो आकलन होता है
ये विद्यालय के स्तर पर भी हो सकता है, या क्षेत्र के स्तर पर भी हो सकता है, या फिर बोर्ड स्तर पर भी हो सकता है। कहते हैं ना बोर्ड परीक्षाएं, तो ये विद्यालय लेवल पे भी हो सकता है और बोर्ड पे भी हो सकता है, यानी विद्यालय स्तर या बोर्ड स्तर दोनों पर हो जाता है ये। इसके बाद देखें, ये जो रचनात्मक आकलन है ये संपूर्ण मूल्यांकन का 40% भाग होता है। ये जो रचनात्मक आकलन है संपूर्ण मूल्यांकन का कितना परसेंट भाग होता है? 40%। जबकि योगात्मक जो आकलन होता है वो संपूर्ण मूल्यांकन का 60%, 60% भाग होता है। अब ये कैसे विभाजित होते हैं? जैसे देखिए, रचनात्मक आकलन में जो 40% भाग होता है वो 4 भागों में लिया जाता है। कैसे? यह है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनके 4 भाग होते हैं। एक पहला भाग तो होता है FA1, इसमें 10% भाग होता है सिलेबस का। फिर होता है FA2, इसमें भी 10%। FA3, इसमें भी 10%। FA4, इसमें भी 10% भाग होता है। इसी प्रकार देखिए, जो ये संपूर्ण आकलन का भाग है 60%, किसमें? योगात्मक आकलन में। ये 2 भागों में होता है। SA1 ये 30% और SA2 ये भी 30% होता है। और अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। FA1 FA2 के बाद होता है SA1, फिर FA3 FA4 के बाद होता है SA2। तो वो हम आगे लेते हैं। तो अभी आप इनको कंप्लीट करें और इनमें ये अंतर कंप्लीट हो जाएगा अपने। तो अब हम अपने CCA में अगला जो पार्ट है वो लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सत्र, CCE के सत्र। यानी हमने जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया है उसमें पूरे वर्ष के अध्ययन को हमने 2 सत्रों में बांट लिया, यानी 2 भागों में बांट लिया। किस प्रकार बांटे? पहला है प्रथम सत्र, वो चलता है जुलाई से अक्टूबर के मध्य, और इसी वर्ष में चलेगा द्वितीय सत्र, वो चलेगा अक्टूबर से मार्च के मध्य। आपको कुछ पुस्तकों में अलग भी मिल सकता है, पर आप इन्हें याद रखें। प्रथम सत्र जुलाई से प्रारंभ होता है, और अपने जो नॉर्मल जो विद्यालय चलते हैं उनमें जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं होती है, तो उनमें अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग अक्टूबर के आसपास होती है। तो हम वहाँ से भी याद रख सकते हैं कि प्रथम सत्र अपने विद्यालय प्रारंभ होते हैं वहाँ से, और सामान्य जो विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है अक्टूबर के आसपास। तो याद रखें, प्रथम सत्र जुलाई से अक्टूबर तक चलता है, और जो दूसरा सत्र चलता है वो अक्टूबर से प्रारंभ होता है और मार्च तक चलता है, और अपने विद्यालयों में सामान्यतया मार्च में परीक्षाएं भी हो जाती है। तो इन 2 सत्रों में हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बांटा है। अब इन 2 सत्रों में मूल्यांकन कैसे होगा ये समझें। प्रथम सत्र जो है इसमें सबसे पहले जो मूल्यांकन होगा वो होगा FA फर्स्ट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, यानी पहला रचनात्मक आकलन प्रथम, जो कितने % होता है? 10% सिलेबस का होता है, यानी इसका अंक भार कितना होता है? 10% होता है। इसके बाद देखें, हम लेंगे इसके बाद FA सेकंड। FA सेकंड लेंगे, इसका अंक भार भी, इसका भार भी कितना % होगा? 10% होगा। तो FA सेकंड ये भी 10% पार्ट क्लियर करेगा। फिर इसके बाद जो होगा वो होगा SA1। देखें, FA1 ये भी रचनात्मक आकलन है, FA2 ये भी रचनात्मक आकलन है, और इनमें कितना कितना पार्ट आ रहा है? 10%, 10%। इन 2 रचनात्मक आकलनों के बाद एक योगात्मक आकलन होगा SA फर्स्ट। SA फर्स्ट ये योगात्मक आकलन होगा, इसका भार कितना % रहेगा? 30% रहेगा। और इस प्रथम सत्र में कुल भार देखें तो कुल भार कितना है? 50% भार है। या कह सकते हैं कि प्रथम सत्र में 50% जो पाठ्यक्रम है
उसका मूल्यांकन हो जाता है। प्रथम सत्र में कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है? 50% पाठ्यक्रम। कैसे होता है? एक रचनात्मक 10%, दूसरा रचनात्मक 10% और 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन 30%, ये 50%। इसी प्रकार देखें दूसरा सत्र जो अक्टूबर से मार्च के मध्य चलता है, इसमें भी 2 रचनात्मक आकलन होते हैं, FA3, FA4, और इन 2 रचनात्मक आकलनों के बाद एक योगात्मक आकलन होता है SA2। तो FA3 इसका भी 10% भार, FA4 इसका भी 10% भार, हमने पढ़ा है रचनात्मक आकलन में 10-10% भार होता है। और योगात्मक आकलन SA2 वाला है, इसमें कितने प्रतिशत भार होता है? 30% भार होता है। हमने ये ऐसे के लिए पढ़ा भी है कि ये 3 घंटे की लिखित परीक्षा होती है। अरे योगात्मक आकलन क्या होती है? 3 घंटे की लिखित परीक्षा होती है। इनकी तुलना हम अपने वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं से कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा सत्र है इसमें भी कितना प्रतिशत भार है? 50% भार, यानी यहाँ भी 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो गया। और ओवरऑल देखें हम तो 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तो प्रथम सत्र में हो गया और 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन ही द्वितीय सत्र में हो गया, यानी पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो चुका है। और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि एक सत्र का पाठ्यक्रम दूसरे सत्र में नहीं दोहराते हैं, यानी प्रथम सत्र में जिस पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो चुका है वो पाठ्यक्रम द्वितीय सत्र में नहीं आएगा। यानी हमने पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में तोड़ लिया तो बच्चों के ऊपर भार भी नहीं रहेगा। नहीं तो अपने विद्यालय में सामान्य परीक्षाएं होती है, परंपरागत परीक्षा प्रणाली, उसमें तो पूरा 100% सिलेबस आता है तो बच्चे परेशान रहते हैं। लेकिन CCE में ये सुविधा है कि प्रथम सत्र में जो 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो चुका है वो दूसरे सत्र में रिपीट नहीं होता, बाकी का 50% पाठ्यक्रम ही आता है। अब यहाँ से क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली बात, प्रथम सत्र कब से कब तक चलता है? जुलाई से अक्टूबर। द्वितीय सत्र अक्टूबर से मार्च। दूसरी बात, प्रत्येक सत्र में प्रथम हो या द्वितीय हो 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। देख लें, यहाँ भी 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन, और द्वितीय सत्र में देखें तो 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। और प्रत्येक सत्र में 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हो जाता है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे? एक सत्र का पाठ्यक्रम दूसरे सत्र में नहीं दोहराते हैं। तो ये तो हो गए अपने CCE के 2 सत्र। CCE में 2 सत्र हैं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। CCE में पूरे वर्ष को कितने सत्रों में बांट लेते हैं? CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में पूरे सत्र को 2 भागों में बांट लेते हैं। प्रथम सत्र जुलाई से अक्टूबर चलता है, द्वितीय सत्र अक्टूबर से मार्च चलता है। प्रत्येक सत्र में कितने % पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है? तो 50% का होता है। फिर प्रत्येक सत्र में 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। इस साइड भी देखें, द्वितीय सत्र में 2 रचनात्मक मूल्यांकनों के बाद एक योगात्मक मूल्यांकन। प्रत्येक रचनात्मक मूल्यांकन का भाग 10% और प्रत्येक योगात्मक मूल्यांकन का भार 30% होता है। तो ये तो हो गए अपने CCE के सत्र। इसके बाद देखिए CCE के क्षेत्र, यानी CCE में किन किन क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। तो देखिए CCE में हमने जब अपना चैप्टर प्रारंभ किया था तब चर्चा की थी कि CCE में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का अर्थ बालक के विकास के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन। अब उन सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन हम किस रूप में देखेंगे? CCE के क्षेत्र के रूप में देखेंगे। तो CCE के कितने क्षेत्र होते हैं? CCE के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा सह शैक्षिक क्षेत्र और तीसरा है सह शैक्षिक गतिविधियां। देखें, पहला तो है शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा सह शैक्षिक क्षेत्र और तीसरा है सह शैक्षिक गतिविधियां। अब देखें, इन 3 पार्ट के रूप में बालक का मूल्यांकन होता है।
अब देखिए मूल्यांकन कैसे होता है। शैक्षिक क्षेत्र में तो बालक की शैक्षिक प्रगति का आकलन होता है। शैक्षिक प्रगति मतलब किताबी ज्ञान का आकलन होता है। शैक्षिक क्षेत्र में किसका आकलन होता है? बालक के किताबी ज्ञान का आकलन होता है। फिर सह शैक्षिक क्षेत्र में किसका मूल्यांकन होता है? सह शैक्षिक क्षेत्र में बालक के कौशलों का मूल्यांकन होता है या कौशलों का आकलन होता है। कौन कौन से कौशल? कौशल यानी स्किल। कौन कौन से कौशल हो सकते हैं? जैसे पठन कौशल, बालक के पढ़ने की कितनी अच्छी कला है। लेखन कौशल, लिखने की कितनी अच्छी कला है, कितनी अच्छी शुद्ध राइटिंग में लिखता है, उतने नंबर जुड़ जाएंगे। ये प्रतियोगिताएं होती है, पढ़ने की प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाचन प्रतियोगिता, भाषण अभिव्यक्ति प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं के आधार पर फिर उनको अंक दिए जाते हैं। तो ये किस में आते हैं? शैक्षिक क्षेत्र में। अब ये जो अलग अलग गतिविधियां हैं उनमें कौशलों का आकलन करते हैं। कौन कौन से कौशल? पठन है, लेखन है, वाचन है। इसके बाद अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर पाना। वो कितना अच्छा प्रभावकारी यानी कितने प्रभावकारी तरीके से बालक अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, वही क्या है? वही है अभिव्यक्ति। अभिरुचि, बालक की अभिरुचि भी देखी जाती है। और अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण। अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है? दृष्टिकोण। यानी किसी भी मुद्दे पर बालक का दृष्टिकोण कैसा है वो भी देखा जाता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सह शैक्षिक क्षेत्र में बालक के कौशलों का आकलन किया जाता है। फिर सह शैक्षिक गतिविधियों में किसका आकलन करते हैं? देखें, सह शैक्षिक गतिविधियों में बालक की शारीरिक या कहें क्रियात्मक गतिविधियों का आकलन होता है। शारीरिक यानी जो शरीर से होती है, क्रियात्मक यानी जो क्रिया करके करते हैं बालक। ऐसी गतिविधियां जिनमें शरीर का उपयोग यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा होती है या कहें कि क्रियात्मक गतिविधियों द्वारा। कैसे? खेलकूद शारीरिक या क्रियात्मक है। योग करना यह भी शारीरिक या क्रियात्मक है। व्यायाम, पीटी, स्काउट गाइड, एनसीसी या एनएसएस आदि जो गतिविधियां होती है, इन गतिविधियों में बालक का प्रदर्शन कितना अच्छा है उसके आधार पर इसको यहाँ पे अंक दिए जाते हैं। दोबारा देखें, सीसीए में बालक का मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, 3 क्षेत्रों में होता है। किताबी ज्ञान का मूल्यांकन होता है, इसके अलग अंक दिए जाते हैं। वो किस में दिए जाते हैं? शैक्षिक क्षेत्र में। बालक के भीतर बहुत सारे कौशल हैं, जैसे पठन, लेखन, वाचन, अभिव्यक्ति, अभिरुचि, अभिवृत्ति और भी हो सकते हैं। इनका मूल्यांकन किसके अंतर्गत किया जाता है? सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। और एक है सह शैक्षिक गतिविधियां। गतिविधियां शब्द आ गया यानी गतिविधियां आएगी इसमें। कौन कौन सी गतिविधियां? खेल कूद, योग, व्यायाम, पीटी, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस आदि। ये किस में आती है? सह शैक्षिक गतिविधियों में आती है। तो इन 3 प्रकारों से बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलग अंक देने की पद्धति है, इसमें अंक देने की पद्धति अलग है, इसमें भी अंक देने की पद्धति अलग है। और फिर इन सबको मिक्स करके, इन सभी को मिक्स करके और अंतिम आकलन किया जाता है और अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब इसका क्या फायदा है? जैसे बालक के किताबी ज्ञान में कम नंबर आए, हो सकता है उसके लेखन में अच्छे नंबर आ जाएं, हो सकता है वो खेल कूद में अच्छे नंबर ले आए, तो यहाँ के कम नंबरों की पूर्ति वो यहाँ पे आके कर लेगा। खेल कूद में हो सकता है बालक के यहाँ कम नंबर आए, वो एनएसएस, एनसीसी आदि में भाग लेके ज़्यादा नंबर ले आए, तो हो गया ना मूल्यांकन सभी क्षेत्रों का। यानी अंतिम जो रिजल्ट बनेगा वो केवल किताबी ज्ञान के आधार पे न बन के बालक के कौशलों के आधार पे बनेगा और अनेक प्रकार की गतिविधियों के आधार पर रिजल्ट बनेगा। तो ये सब चीज़ें बालक के मूल्यांकन में आ जाएगी, सीसी के क्षेत्रों में आ जाएगी। अब इनको कंप्लीट करने के बाद देखिए हम शैक्षिक क्षेत्र में अंक कैसे दिए जाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि सब में अंक देने का तरीका अलग अलग है, पर हम केवल शैक्षिक क्षेत्र में अंक देने के तरीके की चर्चा करेंगे। वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो आप पहले इनको कंप्लीट करें। अब देखें दोस्तों, हमने कहा है कि सीसी में अंक नहीं दिए जाते,
बल्कि ग्रेड दी जाती है। अब वो ग्रेड कैसे दी जाती है उसका हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो शैक्षिक क्षेत्र के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक गतिविधियों सब में ग्रेडिंग प्रणाली अलग अलग होती है, परंतु अपनी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में बिंदु प्रणाली या ग्रेडिंग सिस्टम से बनते हैं। यानी शैक्षिक क्षेत्र में हम जो किताबी ज्ञान का आकलन करते हैं बच्चों के, तो वो किस पद्धति से किया जाता है। तो इसमें देखो कुल अंक भार को 10 मान लिया जाता है और फिर उनको अलग अलग प्रकार से अंक दिए जाते हैं। कैसे? जैसे 100 नंबर का कोई पेपर है या 100 नंबर की कोई परीक्षा हुई, जिन विद्यार्थियों के 91 से 100 91 से 100 के बीच नंबर आते हैं उनको तो ग्रेड दी जाती है A1 और अंक देखें तो 1 अंक भार होता है। हालांकि हम करें कि ग्रेड दी जाती है, पर यहाँ पे हम अंक इसलिए भी लिख रहे हैं ताकि हमें याद भी रह जाएंगे अंकों से। जिसके 81 से 90 नंबर आते हैं, 81 से 90 के बीच नंबर आते हैं, उनको दी जाती है ग्रेड A2। यहाँ पे अंक 2 लिख देंगे। जिसके 71 से 80 के बीच नंबर आते हैं उनको दी जाती है ग्रेड B1 और जिसके 60 से 70 के बीच नंबर आते हैं उनको ग्रेड दी जाती है B2। फिर जिनके 51 से 60 के बीच आते हैं उनको दी जाती है C1 और 41 से 50 के बीच दी जाती है C2। और जिन विद्यार्थियों के, देखिए यहाँ पे अब अलग सिस्टम है, यहाँ पे 10-10 का अंतर चल रहा था 41 तक, अब 33 टू 40 यानी 33 से 40 के बीच जिनके नंबर आएंगे उनको ग्रेड दी जाएगी D। और अब 33 से कम नंबर वाले विद्यार्थी तो फेल हो जाते हैं, 33 से कम नंबर वाले विद्यार्थी क्या माने जाते हैं? फेल माने जाते हैं। परंतु देखें आरटी 2009 के अनुसार, ओरली बता देता हूं मैं, आरटी 2009 के जो मूल प्रावधान थे उनके अनुसार किसी भी 8वीं तक के किसी भी बच्चे को या 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण या फेल नहीं किया जाएगा। क्या कहा? अपने आरटी 2009, वो आपको अलग से जानकारी दे देंगे, अभी तो केवल नाम याद रखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अधिनियम है जिसके तहत ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक या कहें 8वीं कक्षा तक के बालकों में से किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा या अगली कक्षा में जाने से नहीं रोका जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है तो ये माना जाएगा कि वो पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई। तो देखें, जब किसी बालक को फेल नहीं कर सकते 8वीं तक के बालक को, तो यानी उसको 33 से कम अंक भी नहीं दे सकते, तो फिर डी तक की ग्रेड दी जाती है, इसके बाद ग्रेड नहीं दी जाती है। तो हम कहाँ तक की ग्रेड दे सकते हैं बच्चों को? 8वीं तक के बच्चों को डी ग्रेड दे सकते हैं कम से कम, और ये 21 से 32 और 0 से 20 वाली ग्रेड नहीं दे सकते। अंक देखिए A1 1, A2 2, B1 3, B2 4, C1 5, C2 6 और D 7। प्रश्न कहाँ से बनने हैं? प्रश्न बनेंगे इन 2 कॉलम से। आपको वर्गांतर दे देगा और ग्रेड पूछ लेगा, या ग्रेड दे देगा वर्गांतर पूछ लेगा। तो आपको इसे खुद बनाना है, 1-2 बार रटना नहीं है, स्वयं बनाना है। 91 to 100 A1, फिर 81 से 90 A2, 71 से 80 B1, 60 से 70 61 से 70 B2, फिर 51 से 60 C1, 41 से 50 C2, 33 से 40 D। और ये 2 ग्रेड बच्चों को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 33 से कम अंक आए तो बच्चा फेल हो जाएगा, जबकि अपने आरटी अधिनियम ने कहा है कि 8वीं तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि अपने राजस्थान में देखो, आप पढ़ेंगे भी सही, आगे जब बड़े कंपटीशन की तैयारी करेंगे या जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है कि अभी अपने आरटी में संशोधन हुआ और ये कहा गया कि जो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर विद्यार्थी उनको फेल भी कर सकते हैं।
पर अपने तो इसके आधार पे देखेंगे, RT 2009 के आधार पर D से कम ग्रेड नहीं देंगे। और ये वर्गांतर और ये ग्रेड आप एक दो बार बोर्ड अपने कॉपी में बनाएंगे, मैंने बोर्ड पे बना के बता दी। ये किस क्षेत्र से है? शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित है। ग्रेडिंग प्रणाली या ग्रेडिंग सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं? बिंदु प्रणाली। ये जो दी गई है ये क्या है? बिंदु प्रणाली या ग्रेडिंग सिस्टम है। तो यह अपने CCE में अंक नहीं दिए जाते, क्या दी जाती है? ग्रेड दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखनी है। डायरेक्ट प्रश्न बन जाए तो बहुत सीधा प्रश्न है कि CCE की मुख्य विशेषता यहाँ से बन सकता है, और उस पर एक विशेषता यह हो सकती है, क्या हो सकती है कि CCE में अंक नहीं दिए जाते, श्रेणी नहीं दी जाती, क्या होती है? ग्रेडिंग सिस्टम या बिंदु प्रणाली होती है। तो ये टॉपिक अपने कंप्लीट हुआ। शेष अगला टॉपिक अगली कक्षा में लेंगे। ये पूरा टॉपिक एक ही कक्षा में पूरा क्लियर कर दिया। यदि आप इसको बढ़िया समझकर पढ़ेंगे तो अलग अलग परीक्षाओं में जो इसके प्रश्न आते हैं बिल्कुल आराम से आप उनको हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।